टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए पहले डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए में डीएनए की कॉपीज जो बनती हैं उसे डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। फिर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब किसी भी चीज को रीड करना, एमआरएनए के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होना और वो मैसेंजर आरएनए का काम करता है। एमआरएनए, एम फॉर मैसेंजर आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। जीन एक्सप्रेस्ड होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप है। इसमें जीन की जो कॉपी होती है डीएनए सीक्वेंस से, वो आरएनए का मॉलिक्यूल बनाती है। ओके, आरएनए का मॉलिक्यूल बनाती है। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू होता है। जो आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है उसमें, जैसे डीएनए की कॉपीज बनाने में डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है, वैसे ही आरएनएस की कॉपीज बनाने में, डीएनए से आरएनए बनाने में आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे हेल्प करता है। और ये आरएनए बेसिकली डीएनए टेम्पलेट के साथ काम करता है और उसे एमआरएनए के नाम से जानते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप होते हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में 2 डिफरेंस है यहाँ पे। जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो जब बिकॉज ऑफ यूकैरियोट्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, प्रोकैरियोट के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, राइट। लेकिन यूकैरियोट्स में डीएनए कैसा होता है, हमारा लीनियर होता है, बिल्कुल सीधा होता है। और प्रोकैरियोट में वही डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होता है, गोल फॉर्म में होता है। वो ही अपने आप को प्रोटेक्ट करता है वहां के अंदर। जब सर्कुलर फॉर्म में होगा तो सर्कुलर फॉर्म के अंदर ही आरएनए ट्रांसक्राइब्ड होगा। सर्कुलर फॉर्म में रह के वो अंदर के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में 3 प्रोसेस हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। जब यूकैरियोट्स के अंदर एमआरएनए बनता है तो वहां पे 2 एमआरएनए बनते हैं, 2 टाइप के एमआरएनए बनते हैं, एक तो प्री एमआरएनए और एक पोस्ट एमआरएनए। वहां दोनों में डिफरेंस ये है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए में, कि यूकैरियोट्स के एमआरएनए में एक साइड में 3 प्राइम पर पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है और 5 प्राइम पर मिथ्योनिन की कैपिंग प्रेजेंट होती है। जबकि प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए में बिल्कुल सिंपल होता है, ऐसा कोई पॉली ए टेल या 5 प्राइम पर कैपिंग प्रेजेंट नहीं होती। यूकैरियोट्स में इसलिए होता है कि वो डिग्रेड होने से बचाती है, उसे डिफ्यूज होने से बचाती है। सो जो यूकैरियोट्स का आरएनए मॉलिक्यूल है, जब वो ट्रांसक्रिप्ट होगा तो वो स्प्लाइस्ड होगा। एक और चीज प्रेजेंट होती है, स्प्लाइस्ड का मतलब है जब जिस टाइम आरएनए का मॉलिक्यूल, जो यूकैरियोट्स में आरएनए के मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, जो एमआरएनए बना रहा है, उसमें 2 चीज प्रेजेंट होती हैं: एक्सॉन, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स, एक्सॉन। इंट्रॉन्स, एक्सॉन में इंट्रॉन्स वाला पोर्शन हट जाता है और एक्सॉन वाला पोर्शन वहां पे प्रेजेंट रहता है। इंट्रॉन्स और एक्सॉन, इंट्रॉन्स वो पोर्शन है जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए के पास आई है वो इंट्रॉन्स में प्रेजेंट नहीं है, वो केवल और केवल एक्सॉन में प्रेजेंट है, राइट। तो जब वो एक्सॉन में प्रेजेंट है तो इसके बाद स्प्लाइसिंग फॉर्मेशन होता है। स्प्लाइसिंग में जो एंट्रॉन्स एंट्रॉन्स का पार्ट है ना, वो कटता हुआ चला जाता है, वो कट के अलग हट जाता है, एक्सॉन 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 एक साथ आ जाते हैं। दैट मीन्स जो इंफॉर्मेशन है डीएनए से जो आरएनए में आई है वो सीधा स्प्लाइस्ड हो जाएगा, टूट जाएगा। स्प्लाइसिंग का मतलब है टूट जाना। और जैसे ही स्प्लाइस्ड हो जाएगा तो जो एक्सॉन 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 है वो एक साथ आ जाते हैं और एंट्रॉन्स 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 कट के डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो एंट्रॉन्स और एक्सॉन, पॉलीएटेल प्लस 5 कैपिंग, ये होता है यूकैरियोट्स की महानता। और जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में सिंपल एमआरएनए होगा, ना उसमें कोई पॉलीएटेल प्रेजेंट होगी, ना ही 5 प्राइम पर कोई कैपिंग प्रेजेंट होगी, ना ही उसमें एंट्रॉन्स और एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, so that transcription is controlled separately for each gene in your genome. Basically transcription का जो process है separate genome से control किया जाएगा। और 3 इसमें step है: initiation, elongation, termination. transcription का first step gene expression में इनिशिएशन के थ्रू होता है, जिसमें जो जीन का इंफॉर्मेशन है वो एक प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस होगा वो होगा ट्रांसलेशन में।
ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनेगी, सो दैट ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए का मॉलिक्यूल बना, आरएनए का मॉलिक्यूल डीएनए के सीक्वेंस से बना है, फिर प्रोटीन कोडिंग रीजन के लिए बना है, आरएनए कॉपीज हुआ है, ट्रांसक्राइब्ड हुआ है, इंफॉर्मेशन को उसने कैरी किया है, और लास्ट में जब ट्रांसलेशन होगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दो प्रोसेस है इसमें। ट्रांसलेशन में ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये यूकैरियोट्स के अंदर की बात है। यूकैरियोट्स में ये अगर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। जब वो न्यूक्लियस के अंदर होगा तो यहाँ पर आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है। आरएनए का मॉलिक्यूल जो सीक्वेंस नीचे दिए हुए हैं वहां पर जो थायमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होगा, बाकी सारे सीक्वेंसेस उसी के जैसे ही होंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट आरएनए बनेगा। ट्रांसक्रिप्ट आरएनए से पॉलीपेप्टाइड, यहाँ नीचे जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्ट आरएनए, देन फिर पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये मेन एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जिसमें जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट पर सिंथेसिस करता है आरएनए के मॉलिक्यूल का। और आरएनए का मॉलिक्यूल 5 to 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही बनाता है। यही इसकी खासियत होती है। डीएनए पॉलीमरेज की तरह ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, क्योंकि 5 to 3 की प्राइम में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली सिंथेसिस करेगा वो सीधी सीधी यहाँ। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन में जो 3 to 5 की प्राइम में जब ये सिंथेसिस कर रहा था तो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन रहे थे, जिसे हमने ओकाज़की फ्रेगमेंट करा था। ठीक है, जब ये आरएनए प्राइमेज आरएनए में काम करेगा, आरएनए का मॉलिक्यूल बना रहा है, तो 5 to 3 की डायरेक्शन में ये आरएनए के मॉलिक्यूल को बनाता है। इस टाइप का ये डीएनए टेम्पलेट है। यहाँ 5 to 3 की डायरेक्शन में न्यू न्यूक्लियोटाइड आकर ऐड होते चले जाते हैं और न्यू एमआरएनए का डेवलपमेंट होता हुआ चला जाता है। ट्रांसक्रिप्शन की जो स्टेज होती हैं, बेसिकली 3 स्टेज हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। बेसिकली इन तीनों स्टेजेस में आरएनए मॉलिक्यूल जब डीएनए के मॉलिक्यूल से बाइंड अप करता है तो उसे प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि आरएनए का मॉलिक्यूल बनाएगा, वो डीएनए से बाइंड करेगा, प्रमोटर साइट पे बाइंड करेगा, और बेसिकली उसी के पास नियरेस्ट जीन होगा, और प्रत्येक जीन बेसिकली अपना एक अलग अलग प्रमोटर रखता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्ट्रैंड पर सेपरेटली वहां पे प्रेजेंट रहेगा और सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रोवाइड कराता है। ये इनिशिएशन का प्रोसेस है। रिकॉन्गिनेशन साइट, जहां पे प्रमोटर प्रेजेंट होगा, वहां जहां जीन प्रेजेंट होगा वहां प्रमोटर प्रेजेंट होगा, रिकॉन्गिनेशन साइट्स प्रेजेंट होगी, ट्रांसक्राइब्ड रीजन प्रेजेंट होगा। आरएनए पॉलीमरेज आकर उसके ऊपर बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के प्रमोटर साइट पर ही बाइंड करता है। जैसे ही बाइंड अप करेगा तो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो अनकॉइल होना शुरू हो जाएगा, खुलना शुरू हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड का टेम्पलेट बनना शुरू हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट इलोंगेशन। जो इलोंगेशन का प्रोसेस होता है, डीएनए टेम्पलेट इलोंगेट हो गया, मतलब एक सेपरेट हो गया, एक स्टैंड एक साइड बन गया, दूसरा स्टैंड दूसरा, मतलब दोनों स्टैंड खुल गए। तो वहां पे जो आरएनए है वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, मतलब हम पैरेलल चल रहा था डीएनए का, एक डीएनए का जो टेम्पलेट दूसरे टेम्पलेट से इस टाइप से कॉइल्ड फॉर्म में था। जैसे ही खुलने के बाद आरएनए का टेम्पलेट मॉलिक्यूल आया और उसने डीएनए पर बाइंड अप कर दिया। जैसे ही डीएनए पर बाइंड अप कर लिया, उसे रीड किया, रीड करने के बाद पॉलीमरेज ने वहां पर आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसिस तरीके से रीड करना वहां पे प्रेजेंट किया, और 5 to 3 की डायरेक्शन में उसके ऊपर कंटिन्यूअसली वो सिंथेसिस करेगा। फर्क बस इतना होगा कि थाइमीन की जगह यूरेसिल वहां पर आकर ऐड हो जाएगा और इसी टाइप से इलोंगेशन होता हुआ चला जाएगा। ये इलोंगेशन का प्रोसेस है। इसमें आरएनए का मॉलिक्यूल बना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड इसे बोला गया है। टेम्पलेट स्ट्रैंड में न्यू आरएनए का मॉलिक्यूल बनके 5 to 3 की डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड में आरएनए का मॉलिक्यूल काम करेगा, और आरएनए का मॉलिक्यूल बस जहां पे टी होगा वहां यूरेसिल को यूज करेगा, और उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही बनता हुआ चला जाएगा जैसे डीएनए के ऊपर दूसरा डीएनए का टेम्पलेट है, वैसे ही डीएनए के ऊपर आरएनए का टेम्पलेट काम करेगा। टर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन वहां पे कंप्लीट हो चुका होता है। ओके,
जैसे ही टर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो वहाँ से आरएनए मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज़ से। जैसे ही रिलीज़ होगा, आरएनए पॉलीमरेज़ भी अपना काम खत्म करके वहाँ से अलग हो जाता है। इस एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे टर्मिनेशन मैकेनिज़्म है, जिसमें हेयर पिन, आप बालों में हेयर पिन लगाते हैं, जैसे ही हेयर पिन का काम खत्म होता है, वैसे ही रिलीज़ हो जाती है। उसी टाइप से आरएनए का मॉलिक्यूल जब डीएनए से पूरी इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेता है, उसे कैरी कर लेता है, कंप्लीट आरएनए बन जाता है, तो वो वहाँ से रिलीज़ हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज़ भी हट जाता है। इस टाइप की हेयर पिन की जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाती है टर्मिनेशन के प्रोसेस पर। ये डीएनए का टेम्पलेट है, आरएनए पॉलीमरेज़ यहाँ प्रेज़ेंट है और ये आरएनए का मॉलिक्यूल एक हेयर पिन की जैसी स्ट्रक्चर में इन्फॉर्मेशन को कैरी करता हुआ यहाँ से टर्मिनेशन में रिलीज़ हो जाएगा। यूकैरियोटिक में आरएनए का जो मॉडिफिकेशन होता है, बेसिकली बैक्टीरिया में जब आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है तो मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है। यूकैरियोट्स के अंदर भी मैसेंजर आरएनए की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये प्री एमआरएनए होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि यहाँ पे 2 टाइप के एमआरएनए बनते हैं यूकैरियोट्स में, एक तो प्री एमआरएनए और एक पोस्ट एमआरएनए। ठीक है? जब जो प्री एमआरएनए होता है, प्री एमआरएनए में 5 प्राइम पर कैपिंग होती है और पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है और बहुत से यूकैरियोट्स के एमआरएनए में स्प्लाइसिंग होती है। ठीक है? जब स्प्लाइसिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद पोस्ट एमआरएनए बनेगा। पोस्ट एमआरएनए में मतलब मैच्योर एमआरएनए जिसे कहते हैं। इस प्रोसेस में इंट्रॉन्स वाला पार्ट होता है, इंट्रॉन्स का वो पार्ट होता है जो चॉप्ड आउट हो जाता है, मीन्स जो बाहर निकल जाता है, जिसका यूज नहीं है। और जो एक्सॉन वाला पार्ट है, एक्सॉन वाला पार्ट वो पार्ट होता है जिसके अंदर जीन के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। समटाइम ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स की एंट्रॉन्स भी बहुत सी मेमेलियन सेल्स में प्रेजेंट रहता है। मतलब एंट्रॉन्स के अंदर भी अगर इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम नहीं है तो एंट्रॉन्स आया ही क्यों? एक्सॉन ही हो जाता है, क्या जरूरत थी एंट्रॉन्स की? तो कुछ मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए कुछ वहां पे समटाइम कुछ सेल्स के अंदर, कुछ हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर एंट्रॉन्स भी कुछ स्पेशल फंक्शन क्रिएट करता है, इसलिए एंट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये है प्री एमआरएनए, जो आपका ऊपर वाला प्री एमआरएनए, ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है, एक तरफ पॉली ए टेल है, एक तरफ 5 प्राइम पर कैपिंग है। एक्सॉन है, एक्सॉन का वो पोर्शन है जहां पर जीन प्रेजेंट है। ध्यान रखना, एक्सॉन के पोर्शन पर जीन प्रेजेंट होते हैं। एंट्रॉन्स वो प्रोसेस होता है जो स्प्लाइस होता है, स्प्लाइसिंग मतलब टूटना। टूटने के बाद एंट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं और एंट्रॉन्स एक साथ और एक्सॉन जो होते हैं वो एक साथ रह जाते हैं। जैसे जैसे एक्सॉन एक साथ आएंगे तो वो बनता है मैच्योर एमआरएनए। ठीक है? ये वही प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया। सब बेसिकली क्या होता है कि सभी जीन ट्रांसक्राइब्ड नहीं होते समटाइम, पूरे टाइम पर सभी जीन ट्रांसक्राइब नहीं होते। ट्रांसक्रिप्शन के कुछ ही जीन में हो पाता है। अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ जीन दैट आर ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर, वहां पे बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ ही जीन वहां ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, सभी जीन ट्रांसक्राइब्ड नहीं होते। जैसे कि जो बेसिकली जो जीन बनेंगे, सपोज 1 2 3 4 एक लाइन में डायरेक्टली जीन है, ठीक है, 4 जीन है। तो इस ग्राफ से देखना आप इसे, ट्रांसक्रिप्शन का जो रेट है, सभी जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो रहे, कुछ ही जीन ट्रांसक्राइब्ड हो रहे हैं। मींस ए जीन, जीन 1 थोड़े टाइम के लिए ट्रांसक्राइब्ड हुआ, जीन 2 वन टाइम के लिए, जीन 3 में ट्रांसक्रिप्शन हुआ और 4 जीन में ट्रांसक्रिप्शन हुआ ही नहीं है। फर्स्ट जीन में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, 2 में हुआ, 3 में हुआ, 4 में हुआ ही नहीं है, या 5 में हुआ, 6 में हुआ, 7 में हुआ ही नहीं है। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि सभी जीन ट्रांसक्राइब्ड नहीं होते, कुछ ही स्पेसिफिक जीन ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। ऐसा हायर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, दैट मीन्स ऐसा प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होता है और ऐसा यूकैरियोट्स के अंदर भी होता है। उसी की वजह से समटाइम म्यूटेशन भी क्रिएट होता है। नेक्स्ट है टॉपिक यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए प्रोसेसिंग।
एमआरएनए जब ट्रांसक्राइब्ड होता है तो प्री एमआरएनए और मैच्योर एमआरएनए ये वही है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। प्री एमआरएनए में 5 प्राइम पर कैपिंग होगी मेथियोनिन की और 3 प्राइम पर पॉली ए टेल प्रेजेंट होगी। और जब वो मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट, साथ में प्री एमआरएनए में एंट्रॉन्स और एक्सॉन भी प्रेजेंट होते हैं। एंट्रॉन्स वो रीजन होता है जिसमें जीन प्रेजेंट नहीं होते, एक्सॉन वो रीजन होता है जिसमें जीन प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इसमें स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग बोल सकते हो आप इसे। मतलब जब भी स्प्लाइसिंग होगी, एंट्रॉन्स वाला रीजन हटता हुआ चला जाएगा और एक्सॉन वाला रीजन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता हुआ चला जाएगा। एंट्रॉन्स को अगर हम एक डेफिनेशन दें कि एंट्रॉन्स किसे बोलते हैं, तो एंट्रॉन्स वो रीजन होता है डीएनए जंक मटेरियल। डीएनए जंक मटेरियल इज अ एंट्रॉन्स। ठीक है। इस जंक मटेरियल को जैसे ही आप हटाओगे, इसे रिमूव करोगे एंट्रॉन से, तो वहां पर जैसे सपोज एक बुक है, उस बुक में जब आप प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट करते हुए जा रहे हो, प्रिंटिंग के लिए बुक जाती है, कहीं पर कोई एक पेज ब्लैंक आ जाता है। उस ब्लैंक पेज के आने से, वो जैसे ब्लैंक पेज है, वो ब्लैंक पेज इज द एंट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? मतलब प्रिंटिंग सही है, पहले पेज, दूसरा पेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 नंबर पे ब्लैंक पेज आया, फिर 7, 8, 9, 10 फिर सही है, फिर एक और ब्लैंक पेज आया, तो वो जो ब्लैंक पेज है वो है एंट्रॉन्स। एक्सॉन वो पेजेस हैं बुक के जिस पर नॉर्मली प्रिंटिंग आ रही है हमारी, जिस पे जो सही सीक्वेंस में है, तो वो तो खराब है। फिर फाइनली अगर किसी की कोई थीसिस है या फिर किसी की कोई बुक है, तो या तो उसे रिमूव किया जाएगा, स्पेशली रिमूव ही किया जाता है, और एक्सॉन एक्सॉन को एक साथ लाया जाता है। उस चीज को जो रिमूव करने का प्रोसेस होता है, उस चीज को बोलते हैं स्प्लाइसिंग, उसे तोड़ना। ऐसा केवल यूकैरियोट्स के अंदर ही होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता। दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपके सामने क्लियर है। यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से डीएनए की कॉपीज हुई, डीएनए से जैसे ही कॉपीज होगी तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन में मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो न्यू एमआरएनए बनाएगा, न्यू आरएनए बनाएगा। जैसे ही वो न्यू आरएनए होगा एमआरएनए में, वो प्री एमआरएनए की फॉर्म में होगा। जब वो प्री एमआरएनए की फॉर्म में होगा तो उसमें एक साइड पर 5 प्राइम पर कैपिंग होगी मेथियोनिन से कनेक्टेड, और दूसरे पर 3 प्राइम पर पॉली ए टेल प्रेजेंट होगी, जो प्री एमआरएनए होगा। साथ में एक और चीज होगी मेन, कि एक्सॉन और एंट्रॉन्स दोनों में प्रेजेंट होंगे। फिर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद फिर वो मैच्योर एमआरएनए बनेगा। जब वो मैच्योर एमआरएनए बनेगा तो उसमें केवल और केवल एक्सॉन्स प्रेजेंट रह जाएंगे। फिर ट्रांसलेशन के लिए वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करता है। जब वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करता है एमआरएनए, राइबोसोम की सब यूनिट के पास जाकर वो ऐड हो जाता है। जैसे ही राइबोसोम की सब यूनिट के पास जाकर ऐड होता है, टीआरएनए का काम होता है। फिर वहां पे टीआरएनए अमीनो एसिड के पास जाता है, उस अमीनो एसिड को कैरी करता है अपने सीक्वेंस में। फिर जैसे ही वो कैरी करता है, फिर एमआरएनए के पास आता है, क्योंकि एमआरएनए में भी सीक्वेंस प्रेजेंट है, टीआरएनए में भी सीक्वेंस प्रेजेंट है, और अमीनो एसिड में भी सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक कोड मैंने आपको अभी शायद नहीं बताया, या बताऊंगी आगे। तो जेनेटिक कोड प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड में भी। तो सेम सीक्वेंस पर आकर वो ऐड करता हुआ चला जाता है और पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती हुई चली जाती है। बैक्टीरियम सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। यूकैरियोट के अंदर तो एक कमरे में बंद, एक बहुत बड़ी सेल है, उसमें एक रूम है, उस रूम के अंदर हो रहा है। लेकिन बैक्टीरियल सेल में उनके पास कोई अपना रूम नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए वहां के डीएनए ने ही इतना इतना अच्छा काम किया है कि उसने सर्कुलर फॉर्म में अपने आप को डेवलप किया है। सर्कुलर फॉर्म में डेवलप हुआ है। वो सर्कुलर फॉर्म में डेवलप होने के बाद ट्रांसक्रिप्ट डीएनए की कॉपीज बनी, कॉपीज के बाद ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ डायरेक्टली। यहाँ पे कोई प्री स्प्लाइसिंग नहीं है, कोई प्री एमआरएनए नहीं है, कोई मैच्योर एमआरएनए नहीं है, केवल एमआरएनए है यहाँ पे। वो कोई एंट्रॉन्स नहीं है, कोई एक्सॉन नहीं है, कोई 5 प्राइम की कैपिंग नहीं है, कोई 3 प्राइम पर कोई भी पॉली ए टेल प्रेजेंट नहीं है। ओके, वो डायरेक्टली एमआरएनए ट्रांसलेशन के लिए गया। जैसे ही ट्रांसलेशन के लिए गया, वही सेम प्रोसेस होगा ट्रांसलेशन का, कि टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आएगा। फिर एक बड़ी सब यूनिट है उसके राइबोसोम की, और एक छोटी वाली सब यूनिट है। छोटी वाली सब यूनिट के पास जाकर वो ऐड हो जाता है। जैसे ही एमआरएनए दोनों सब यूनिट के बीच में फंसेगा, तभी टीआरएनए आएगा। बड़ी वाली सब यूनिट पर ट्रांसलेशन के में 3 साइट होती हैं। वो 3 साइट होती है ए, पी, ई।
फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, APE, ए साइड, ए साइड पे एंट्री होती है, पी साइड पर पेप्टाइड चेन बनती है, ई साइड से एग्जिट होता है, ठीक है, APE। लेकिन पहला अमीनो एसिड डायरेक्टली पी साइड पर एंट्री करता है, उसके बाद ए साइट ओपन हो जाती है, फिर डायरेक्टली जो भी कोई अमीनो एसिड आएगा वो ए से एंट्री करेगा, पी पे पेप्टाइड बनाएगा और ई से एग्जिट हो जाएगा। इस टाइप से ये चेन चलती रहती है। क्यों? यहाँ पे ये 5 प्राइम पर कैपिंग, पॉली एट L 3 प्राइम पर, ये वाला रीजन जहाँ पे केवल के सिंगल सिंगल लाइन दिखाई दे रही है, खुला खुला जो दिखाई दे रहा है, दैट इज द इंट्रॉन्स, और जो फिलअप दिखाई दे रहा है ना, वो है एक्सॉन। ये है आरएनए स्प्लाइसिंग का प्रोसेस। यहाँ पे पॉली ए टेल प्रेजेंट है जी, ये यहाँ पर कैपिंग प्रेजेंट है, एक्सॉन एक्सॉन एक साथ आएंगे, एंट्रॉन्स स्प्लाइस होकर हट जाएंगे और मैच्योर एमआरएनए एंट्रॉन्स एक्सॉन के साथ प्रेजेंट रहेगा। स्प्लाइसिंग इसलिए होती है जिससे कि जो एंट्रॉन्स वाला जो प्रोसेस है वो हट सके और एमआरएनए में सेम जीन प्रेजेंट हो सके। ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में ये डीएनए का मटेरियल है, यहाँ पे एक्सॉन 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 एक्सॉन, यहाँ पे एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, एक्सॉन 4, एक्सॉन 5। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में जैसे ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा तो 1 2 3 4 5 एक टाइप एक साइड जीन आ गए, दूसरा 1 2 4 5 एक साइड आ गए, थर्ड वाले प्रोसेस में 1 2 3 5 जीन एक साइड आ गए। यहाँ से प्रोटीन ए बनेगी, क्योंकि कुछ जीन कुछ सम प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो प्रोटीन ए, प्रोटीन बी, प्रोटीन सी, ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस आरएनए बायोसिंथेसिस। जब हमने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस किया तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से पहले न्यूक्लियोलस में जो जीन प्रेजेंट है वो कौन से जीन प्रेजेंट है, और जब राइबोसोमल आरएनए का जो बायोसिंथेसिस हुआ है, जो ट्रांसलेशन में जाकर पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से टाइप के राइबोसोमल आरएनए वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं इसमें। न्यूक्लियोलस, बेसिकली न्यूक्लियोलस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। न्यूक्लियोलस में जो आरएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा रूम प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। बेसिकली वहां पे राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है और उसकी प्रोसेसिंग होती है, और राइबोसोम वहां से बनते हैं, वहां पर इकट्ठा होते हैं, वहां से निकलकर पूरी सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सो दैट सेल के लिए रिक्वायर्ड होती है राइबोसोम की, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ईआर पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। जहां पर ईआर पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वो रफ ईआर बनाएंगे। अगर मैमेलियन सेल्स के अंदर देखा जाए तो मैमेलियन सेल में 5 मिलियन से 10 मिलियन राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं सेल के डिवीजन के लिए। जब जैसे ही सेल डिवाइड होती है उस टाइम पर राइबोसोम का भी सिंथेसिस होता है। और न्यूक्लियोलस एक तरीके से कहा जाए तो राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है, और बेसिकली लार्ज स्केल पर वो राइबोसोम की सब यूनिट तैयार करती है, राइबोसोम बनाती है। ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा रूम है न्यूक्लियोलस, जो कि राइबोसोम बनाने का काम करेगा। इसमें क्रोमेटिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, आरएनए प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा, और राइबोसोम आरएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहता। बेसिकली यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में जितने टाइप के राइबोसोम आरएनए पाए जाते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें बेसिकली जीन भी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। 5.8s, 18s, 28s राइबोसोमल आरएनए के लिए भी जीन वहां पर प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक राइबोसोम बेसिकली 4 टाइप के आरएनए को अपने पास कैरी करता है, ठीक है। यूकैरियोटिक राइबोसोम नोट कर लेना, इसे हाफ मार्क्स में आ सकता है। ये जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं उसमें 4 टाइप के आरएनए कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एक 5s, 5.8s, 18s एंड 28s राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं।
यूकैरियोटिक 80s राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। 80s को डिवाइड करके देखा गया तो उसमें 28s, 5.8s एंड 5s राइबोसोम की राइबोसोमल आरएनए है, एंड साथ में अबाउट 45% प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जो 60s है, 40s, दूसरी 40s की जो यूनिट है उसमें 18s राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं, लगभग 30% प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोमल आरएनए 70s राइबोसोम, 70s में 50s की सब यूनिट प्रेजेंट होगी और एक में 30s की सब यूनिट प्रेजेंट होगी। प्रोकैरियोट में 70s में जो डिवाइड होगा 50s वाला 23s और 5s राइबोसोमल आरएनए, लगभग 34% प्रोटीन, एंड 30s राइबोसोमल आरएनए में 16s राइबोसोमल आरएनए एंड 21% प्रोटीन प्रेजेंट होती है। समटाइम राइबोसोमल आरएनए में राइबोसोमल जीन प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोमल जीन प्रेजेंट होते हैं वो 18s, 5.8s, 28s की साइट पर प्रेजेंट होंगे। साथ में इसमें नॉन ट्रांसक्राइब्ड रीजन भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोमल आरएनए स्पेशर एंड 15s प्री आरएनए में ये जब जो नॉन ट्रांसक्राइब्ड रीजन है ये कट हो जाता है और बाकी का पूरा रीजन ट्रांसक्राइब्ड होता है। राइबोसोमल आरएनए जीन सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है। राइबोसोमल आरएनए जीन में 18s, 5.8s एंड 20s के राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पेसर सीक्वेंस के अंदर ट्रांसक्राइब्ड होंगे। राइबोसोमल आरएनए बेसिकली टेंडम सीरीज में ऑर्गेनाइज्ड होता है और नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर डीएनए से अलग रहता है। 45s प्री आरएनए, 45s प्री आरएनए में 18s राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होंगे, जो कि 40s की स्मॉल राइबोसोमल आरएनए की सब यूनिट होगी और 5.8s राइबोसोमल की सब यूनिट होगी एंड 28s राइबोसोमल आरएनए की सब यूनिट होगी, वो 60s में होगी। 40s में 80s राइबोसोम आरएनए मिलेंगे और 60s में 5.8, 28 राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होंगे। बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस और जो प्रोसेसिंग होती है राइबोसोमल आरएनए की न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के अंदर होती है, न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। उसमें आरएनए जीन प्रेजेंट होते हैं और ये आरएनए जीन एक टाइप से क्रिसमस ट्री के जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर की स्ट्रक्चर है ये। न्यूक्लियोलस में जो राइबोसोम आरएनए जीन प्रेजेंट होते हैं ये आरएनए की चेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और आरएनए की चेन के ऊपर क्रिसमस ट्री की अपीयरेंस जैसी स्ट्रक्चर शो करते हैं। ये है प्रोसेसिंग ऑफ प्री राइबोसोमल आरएनए। प्री राइबोसोमल आरएनए में एक तो ईटीएस रीजन प्रेजेंट है। ईटीएस रीजन है आपका एक्सटर्नल ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर, ठीक है, एक्सटर्नल ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर, और जो आईटीएस है वो है इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर। 45s के प्री आरएनए में ये 45s का जो राइबोसोमल आरएनए है हमारे पास, इसमें प्री एमआरएनए में ईटीएस के दो रीजन प्रेजेंट होंगे। एक इसमें आईटीएस का रीजन प्रेजेंट होगा जिसमें 5.8s की राइबोसोमल आरएनए सब यूनिट होगी, 18s की राइबोसोमल सब यूनिट होगी एंड 28s की राइबोसोमल सब यूनिट होगी। इसके बाद ये मैच्योर प्री एमआरएनए उसी की तरह काम करता है जैसे कि प्री एमआरएनए करता है। प्री एमआरएनए में जो ईटीएस वाला पोर्शन है, ईटीएस वाला पोर्शन एक साइड हो जाता है, हट जाता है एक्सटर्नल वाला, और इंटरनल वाला एक साथ रहता है। मैच्योर एमआरएनए में 18s की राइबोसोमल सब यूनिट रह जाती है, 5.8s की सब यूनिट रह जाती है एंड 20s राइबोसोम की सब यूनिट रह जाती है। साथ में ईटीएस और आईटीएस दोनों ही यहां से रिमूव हो जाते हैं। राइबोसोम की असेंबली, जब राइबोसोम असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम प्री राइबोसोम आरएनए, साथ में प्री एमआरएनए में एक तो 18s की सब यूनिट बनेगी और एक 40s की सब यूनिट बनेगी, और अगर यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में 16s की सब यूनिट बनती है। 60 एंड 40
इस टाइप से राइबोसोम की असेंबली होती है, राइबोसोमल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, राइबोसोमल प्रोटीन न्यूक्लियोलस के अंदर ट्रांसफर होती हैं, साथ में 5S की राइबोसोमल सबयूनिट आकर अटैच होती है, जिससे फाइनली जो सिंथेसिस होता है 40S राइबोसोम सबयूनिट एंड 60S राइबोसोम सबयूनिट का सिंथेसिस होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है।